हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोज जो हमारा चैप्टर है पहला, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा थ्योरी इसमें अच्छे से आपको बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हमारा टॉपिक आता है भौगोलिक खोजों का क्या महत्व है। तो विश्व इतिहास की बड़ी घटनाओं में समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों का अहम योगदान रहा है। आधुनिक युग की शुरुआत जिन घटनाओं से हुई, उनमें भौगोलिक खोजों का प्रमुख योगदान रहा है। ये खोजें वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक विकास और व्यापारिक विस्तार का परिणाम थी। अब देखते हैं भौगोलिक खोजों में यूरोप की क्या भूमिका रही है। तो यूरोप की भूमिका, तो मध्यकाल के अंतिम चरण में यूरोप के देशों ने नई भूमिकाएं निभाई। आधुनिक युग में यूरोप ने नई दुनिया के अधिकतर हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। पुराने शक्तिशाली देश जैसे रोम, यूनान पीछे रह गए और नए देश जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन उभर कर सामने आए। ये सभी सबसे पहले भौगोलिक खोज जो शुरू हुआ था दोस्तों, वो हुआ था यूरोप वाले देशों ने ही किया था। अब व्यापारिक मार्ग और उनका महत्व देखते हैं। तो प्राचीन काल से व्यापार जल मार्गों और थल मार्गों से होता था। यूरोप और एशिया के बीच प्राचीन व्यापार मार्गों, जिसे जो रेशम मार्ग के द्वारा होता था, उसका उपयोग किया जाता था। विश्व के कुछ हिस्से जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इन मार्गों से जुड़े नहीं थे। पहले यूरोप वालों को इन क्षेत्रों के बारे में मालूम नहीं था। अब देखते हैं प्रमुख यात्राएं और खोजें। 13वीं शताब्दी में यूरोपीय यात्रियों ने भारत और चीन की यात्रा की। यात्रियों के विवरणों ने यूरोप को दक्षिण पूर्व एशिया की समृद्धि का अनुभव कराया। बाद में बड़े स्तर पर हुई खोजों और उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग की राह प्रशस्त की। यानी कि पहले यूरोप के लोग ही एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे नए नए स्थानों का क्या किया गया, खोज किया गया, जिसमें से भारत और अमेरिका भी शामिल था। अब देखते हैं मध्यकालीन यूरोप की स्थिति। भौगोलिक खोज से पहले यूरोप की स्थिति कैसी थी, तो देखते हैं। यह काल सामंती प्रवृत्तियों का था, जिसमें न व्यापार वाणिज्य फल फूल रहा था, न ही धर्म के अलावा ज्ञान को महत्व दिया जाता था। यानी इस काल में यूरोप में जो है धर्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। किसी को ज्ञान के बारे में मालूम नहीं था और न ही किसी को इससे लेना देना था। आगे देखते हैं। पृथ्वी और समुद्र के बारे में ज्ञान कम था, अंधविश्वास ज्यादा था। लोग सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र में गिरने का डर रहता था। समुद्री यात्राएं खतरनाक और असुरक्षित मानी जाती थी। राज्य से कोई सहायता न मिलने के कारण व्यापारी समुद्री मार्ग से यात्रा करने से डरते थे। दोस्तों, मध्यकालीन यूरोप में लोग धर्म को सबसे ज्यादा मानते थे। पृथ्वी के बारे में लोगों के पास अंधविश्वास था। पृथ्वी के बारे में ज्यादा ज्ञान न होने के कारण वे सभी सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है और जब हम इसके किनारे जाएंगे तो समुद्र में गिर जाएंगे, और समुद्र में गिरने के पश्चात हम अंतरिक्ष में विलीन हो जाएंगे और कभी भी हम पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए वे सभी समुद्र में नहीं जाते थे। जो व्यापारी समुद्र के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे व्यापार करने के लिए, उन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलती थी राज्यों के द्वारा, जिसके कारण वे सभी भी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा नहीं करते थे। अब देखते हैं भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि, यानी कि भौगोलिक खोज जो शुरू हुआ वो कैसे हुआ। तो 11वीं-12वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ बदलाव शुरू हुए, जैसे कि जेरूसलम पर अधिकार को लेकर धार्मिक युद्ध हुआ। तो आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि धार्मिक युद्ध किस मुद्दे को लेकर हुआ था, तो ये हुआ था जेरूसलम पर अधिकार को लेकर। यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की शक्तियों से हारने लगे,
जिससे सामंती व्यवस्था कमजोर होने लगी। धार्मिक युद्धों ने यूरोप वासियों की सोच को बदला और वे दुनिया को नए नजरिए से देखने लगे। आगे देखते हैं तुर्कों का प्रभाव और यूरोपियों की आवश्यकता, यानी कि तुर्की का क्या प्रभाव था और यूरोप के लोग क्यों नए रास्ते की खोज करना चाहते थे। तो देखते हैं 15वीं शताब्दी तक यूरोप और एशिया के बीच व्यापार थल मार्ग से होता था। 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिससे यूरोपियों का थल मार्ग बंद हो गया। अर्थात दोस्तों ये आपको याद रखना है कि कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर किसने कब्जा किया था तो वो किया था तुर्की ने। और तुर्की जब इस मार्ग पर कब्जा किया तो यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार होता था उस व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि तुर्की ने उस मार्ग पर होने वाले व्यापार और व्यापारियों पर भारी कर लगा दिया था। तो तुर्की व्यापार के बदले भारी कर वसूलते थे, जिससे नया समुद्री मार्ग खोजना जरूरी हो गया था। अब देखते हैं नए खोजें और तकनीक का विकास, यानी कि नए खोज हुआ तो कैसे हुआ, इसमें तकनीक का विकास हुआ कैसे हुआ। तो देखते हैं समुद्री यात्राओं के लिए नए नए आविष्कार और तकनीक विकसित हुई, जैसे नाव का निर्माण शुरू किया गया, दूरबीन का आविष्कार किया गया, कंपास का आविष्कार करके उसका उपयोग किया गया। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा, तो आपको याद रखना है अरबों से सीखा था। तो आगे देखते हैं इन खोजों ने समुद्री यात्राओं को आसान और सुरक्षित बना दिया। जब से सुरक्षित नाव बना, दूरबीन का आविष्कार हुआ, कंपास का उपयोग करना शुरू किया लोगों ने, तब से समुद्री यात्राएं आसान हो गई, क्योंकि दूरबीन से ये लोग दूर दूर तक के स्थानों को देख पाते थे और कंपास के द्वारा वह दिशा का निर्धारण कर पाते थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आगे देखिए इटली, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों ने सबसे पहले इन तकनीकों का प्रयोग समुद्री मार्गों की खोज शुरू की। तो आपसे पूछा जाएगा दूरबीन कंपास का उपयोग सबसे पहले किन देशों ने करना शुरू किया, तो आपको याद रखना है स्पेन, इटली और पुर्तगाल जैसे देशों ने करना शुरू किया था। आगे देखते हैं कि समुद्री अभियानों में सहायक कारक कौन कौन से थे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि मानचित्र अब अधिक सटीक हो चुका था, कि अब विभिन्न स्थानों को मानचित्र पर दर्शाया जा चुका था, जिससे लोगों को ये निश्चित हो गया कि हाँ वो स्थान वहीं पर रुका हुआ है। एक यंत्र है एस्ट्रोलैब, जिसे एस्ट्रोलोब बुक में लिखा गया है। यह जो है ये यंत्र जो है दिशा जानने में उपयोगी होता था, जो समुद्री यात्राओं में सहायक सिद्ध हुआ। पुर्तगालियों ने तेज और हल्के जहाज बनाए, जिन्हें कैरावल कहा जाता था। तो आपको याद रखना है कि कैरावल क्या था। तो कैरावल जो था पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए हल्के और तेज जहाज था, जो काफी तेजी से चलता था और हल्का भी था और सुरक्षित भी था। आगे देखते हैं समुद्री खोजों की शुरुआत कैसे हुई। तो नए उपकरणों और साहस की बदौलत यूरोपीय नाविक अटलांटिक और भूमध्य सागर से निकल पड़े नए नए खोजों के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज, आपको अच्छे से याद रखना है, पुर्तगाली व्यापारी थे बार्थोलोमियो डियाज, जो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरिप तक पहुंचा था। आपसे पूछा जाएगा कि उत्मासा अंतरिप की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में किया। आपसे पूछा जाएगा कि बार्थोलोमियो डियाज कहाँ के निवासी थे या व्यापारी थे, पुर्तगाल के निवासी थे। आगे देखते हैं 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसका खोज किया था? अमेरिका का खोज किया था। आपको याद रखना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे, तो ये थे स्पेन का। आगे देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डागामा भारत के समुद्री मार्ग से पहुंचा। आपको याद रखना है कि भारत आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किए थे कौन? वास्को डिगामा।
और इनका मदद किए थे ये जो है हमारे देश के एक व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम है अब्दुल मजीद। इन्होंने इनका क्या किया था, मदद किया था। तो कुछ क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। वास्को दा गामा कौन था, या आपसे पूछा जाएगा वास्को डी गामा कौन था और उसने क्या खोजा। तो आंसर देखिए, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने 1498 ईस्वी में अफ्रीका के यहाँ पर उत्मासा अंतरिप होगा दोस्तों, उत्मासा अंतरिप को पार करते हुए भारत के मालाबार तट अर्थात कालीकट बंदरगाह तक समुद्री मार्ग खोजा। वहां उसका स्वागत स्थानीय शासक जमोरीन ने किया था। तो आपको याद रखना है कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो सबसे पहले कहां पहुंचा, तो वो पहुंचा था केरल के कालीकट बंदरगाह पर, और उस समय वहां का शासक था जमोरीन, जिन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा की सफलता में किसका योगदान था। तो दोस्तों आपको बता दें कि वास्को डी गामा की सफलता में अब्दुल मजीद का योगदान था, जिसने दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के लिए उसे रास्ता बताया था। तो जब वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे तो वहां भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद गए थे व्यापार करने के लिए। जब इन दोनों में मुलाकात हुआ तब वास्को डी गामा बातचीत किए और उनसे पूछे कि मुझे भारत जाना है। तब अब्दुल मजीद बताए थे रास्ता कि किस दिशा से जाएंगे कि वो आसानी से भारत पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका को नई दुनिया क्यों कहा गया। तो आंसर देखिए, अमेरिका को नई दुनिया कहा गया क्योंकि कोलंबस की खोज से पहले यूरोप के लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यूरोप के जो लोग थे वो अमेरिका के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए इस नए स्थान का नाम नई दुनिया रखा गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने किस भूभाग की खोज की और उसे क्या समझा। तो आंसर देखिए, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की, लेकिन उसने उसे भारत का हिस्सा समझा और वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा था। आपको दोस्तों याद रखना है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, और जब वो कोलंबस यहाँ पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये भारत है, इसलिए यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। चूंकि कोलंबस जो स्पेन से निकला था वो भारत के खोज में ही निकला था, लेकिन ये गलती से पहुंच गया अमेरिका, इसलिए वहां के लोगों को इंडियन समझकर उन सभी को रेड इंडियन कहा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकू वेस्पुची कौन था और उसका क्या योगदान था। अर्थात ये क्वेश्चन पूछ रहा है अमेरिगो वेस्पुची कौन थे और उनका भौगोलिक खोज में क्या योगदान था। तो आंसर देखिए, अमेरिगो वेस्पुची एक इटालियन नाविक थे। कहाँ थे, इटली थे, जिसने यह सिद्ध किया कि कोलंबस द्वारा खोजा गया क्षेत्र एक नया महाद्वीप है और इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैगलन ने क्या सिद्ध किया। आंसर देखिए, 1519 में मैगलन ने पूरी पृथ्वी की समुद्री यात्रा की और यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले समुद्री मार्गों के द्वारा पूरे पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया। तो आपको याद रखना है मैगलन ने 1519 ईस्वी में लगाया था। आगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए कि कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किए थे। आगे है, सर जॉन एवं सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीप की खोज की। आगे है, वास्को डी गामा भारत से लाए गए वस्तु को यूरोपीय बाजारों में जब बेचे तो उन्हें 26 गुना ज्यादा नफा हुआ। आगे का क्वेश्चन है, पुर्तगाल के राजकुमार कौन थे। तो वो थे हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी थी इसाबेला, और ये दोनों जो है ये समुद्री खोज के लिए लोगों को प्रेरित किए, तब जाके लोगों ने समुद्र में उतरकर नए नए स्थानों को खोजने का प्रयास तेजी से किया। अब देखते हैं कि भौगोलिक खोजों के परिणाम। भौगोलिक खोज हुआ तो इसका क्या परिणाम निकला। तो भौगोलिक खोजों का प्रभाव दूरगामी और क्रांतिकारी था।
इसने पहली बार पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ा। परिणाम स्वरूप समाज, संस्कृति, व्यापार, धर्म, विज्ञान आदि अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आए जो निम्नलिखित है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भौगोलिक खोज के कारण ही जो हम आज अमेरिका को जान रहे हैं, यूरोप को जान रहे हैं, विभिन्न प्रकार के देशों को जान रहे हैं, ये भौगोलिक खोज के कारण ही पता चला है। और इनमें क्या क्या परिवर्तन आए, तो परिवर्तन देखते हैं, नीचे है। तो 1 नंबर पहला है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। तो नए देशों की खोज और व्यापार संबंधों से यूरोपीय व्यापार में क्रांति आई। उपनिवेशों की आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध हो गए। जब यूरोपीय देश नए नए स्थानों को खोजे तो वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और वहां के संसाधनों का उपयोग अपने देशों के लिए करने लगे, जिससे यूरोप काफी समृद्ध हो गया। आगे देखते हैं, इसी में देखिए मुद्रा व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, ऋण प्रणाली इत्यादि का विकास हुआ। व्यापारी वर्ग प्रभावशाली या शक्तिशाली बनता गया कि व्यापार करने के लिए जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, वो धीरे धीरे काफी प्रभावशाली, अमीर, शक्तिशाली बनते गए। दूसरा है यूरोपीय देशों की श्रेष्ठता। खोजों के कारण यूरोपीय देश एशिया, अफ्रीका व अमेरिका में उपनिवेश स्थापित कर पाए। अब जब ये नए नए देशों की खोज किए तो एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित किए, अर्थात उस पर कब्जा किए। उन्होंने स्थानीय सभ्यता संस्कृति पर प्रभाव डाला और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। जब ये वहां पहुंचे तो ये अपने सभ्यता, संस्कृति और धर्म को वहां के लोगों पर थोपना शुरू किया, अपने धर्म को सबसे अच्छा बताना शुरू किया। ये खुद को बताना शुरू किए कि हम पढ़े लिखे हैं लेकिन तुम सब अनपढ़ हो, इसलिए तुम मेरे धर्म में आओ, अर्थात ईसाई धर्म को अपना लो। 3 नंबर देखिए अर्थव्यवस्था में बदलाव। अमेरिका से सोना चांदी के आगमन ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही, अर्थात अमेरिका में संसाधन काफी भरपूर मात्रा में थी। अमेरिका से यूरोप के लोगों ने, यूरोप के व्यापारियों ने सोना चांदी ले लेकर अपने देश गया और एक वक्त ऐसा आया कि सिर्फ चांदी पर यूरोपीय अर्थव्यवस्था 80 वर्षों तक टिका रहा। आगे देखिए 4 नंबर है वैश्विक व्यापार मार्गों का विस्तार। तो भूमध्य सागर से निकलकर व्यापारिक मार्ग अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तक विस्तृत हो गया। पहले जो व्यापार होता था, पहले लोगों को डर रहता था, लेकिन जब नए नए उपकरण आए, सुरक्षित जहाज बनाए गए, तब लोगों ने व्यापार हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के द्वारा भी करने लगे। आगे देखिए 5 नंबर है इटली का प्रभाव घटा। इटली का जो विश्व पर प्रभाव था, वो प्रभाव से धीरे धीरे क्या होने लगा, घटने लगा, क्योंकि उसमें नए नए देश शामिल होते गए। देखिए तो पहले यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार था, लेकिन खोजों के बाद स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस प्रभावशाली बन गए। यानी कि ये सब क्या बन गए, काफी शक्तिशाली बन गए, काफी आगे चल गए। आगे क्वेश्चन है उपनिवेशिक साम्राज्य का विकास कैसे हुआ। तो आंसर देखिए भौगोलिक खोजों के बाद यूरोपीय देशों ने नए क्षेत्रों पर उपनिवेश बनाए और साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, अर्थात ये देश एक दूसरे देश पर कब्जा करना शुरू किए और साम्राज्यवाद को क्या मिला, बढ़ावा मिला। अर्थात सभी देश चाहते थे कि हम दूसरे देशों पर कब्जा करें और वहां के संसाधनों का उपयोग अपने लिए करें। व्यापारिक कंपनियां जैसे डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, डेनिश आदि ने नए क्षेत्रों में व्यापार और शासन स्थापित किया। अगला क्वेश्चन देखिए भौगोलिक खोजों से वाणिज्यवाद का क्या विकास हुआ। आंसर देखिए
नए देशों की खोज से आर्थिक संबद्धता के लिए सोने चांदी के भंडारण पर जोर दिया गया। इसी से आधुनिक पूंजीवाद और वाणिज्यवाद का क्या हुआ, जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों से धार्मिक दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आए। तो आंसर देखिए, भौगोलिक खोजों से ज्ञान बढ़ा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बल मिला, इससे धर्म के कट्टर रूप पर प्रश्न उठने लगे और सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि भौगोलिक खोज जब शुरू हुआ उस समय, उससे पहले लोग धर्म में काफ़ी विश्वास रखते थे। जो लोग धर्म को नहीं मानते थे, उनका विरोध करते थे, उन्हें दबा दिया जाता था। जैसे ही भौगोलिक खोज हुआ, लोगों को धीरे धीरे ज्ञान मिलने लगा और वे लोग दुनिया की सच्चाई को जानने लगे, जिससे धर्म की रक्षा करने वाले जो लोग होते थे उन पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, दास व्यापार का विकास कैसे हुआ। तो आंसर देखिए, व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की मांग बढ़ने से दास व्यापार को बढ़ावा मिला। अफ्रीका से बड़ी संख्या में लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका, इंग्लैंड, भारत जैसे देशों में भेजा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक खोजों से क्या अन्य परिणाम हुए। तो कई प्रकार के परिणाम निकले भौगोलिक खोजों में, जिसमें से कुछ परिणाम और हैं, देखते हैं। नवीन फसलों का आदान प्रदान हुआ। देखिए दोस्तों, यूरोप में कहवा, चाय, आलू, मक्का, गन्ना, तंबाकू इत्यादि पहुंचे। यानी कि यूरोप में पहले ये सब नहीं हुआ करता था। भारत जैसे देशों में चाय, आलू, कॉफ़ी, मक्का, टमाटर इत्यादि का आगमन हुआ, अर्थात विभिन्न देशों से ये फसलें जो है वो भारत आए। आगे है सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन। नई खोजों से धर्म, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद इत्यादि को बल मिला और विचारों में क्रांति आई। वैज्ञानिक व नैतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, भूगोल, विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में प्रगति हुई और ज्ञान का प्रसार हुआ। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। यह पूरा थ्योरी आपको कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, इसका क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपना सुझाव ज़रूर दें।